नमस्कार दोस्तों। तो हम एक बार फिर से अपने सेकंड वीडियो में आ चुके हैं। तो हम यहाँ जो है, जो हमने पहले लेक्चर यूनिट 1 जो हम पढ़ रहे थे एचईपी का, और उसमें से जो लेफ्ट ओवर पार्ट था इंट्रोडक्शन वाला ह्यूमन बॉडी का, होम्योस्टैसिस, जो कि मैंने बताया था कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। होम्योस्टैसिस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर जो है इसे, अगर आप फर्स्ट सेम में हो और एचपी पढ़ रहे हो, तो यूनिट 1 से सबसे ज़्यादा आने के चांसेस क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और ये एक बार ध्यान रखेंगे कि इसके डिफिनीशंस नहीं पूछे जाते हैं। मेनली ये जो है ना लॉन्ग आंसर्स में आता है। आपको ये सिंपली 10 नंबर में आ सकता है, या जो है ना ये जो है 5 नंबर में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको जो है ना, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आपको जो प्रिपेयर करना है वो मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको अपने जो भी चीज़ें हैं प्रिपेयर्स करने हैं। क्वेश्चंस पहले देखने के कौन सा क्वेश्चन जो है कौन से कितने मार्क्स के लिए आया है, और हमको कितने मार्क्स के लिए प्रिपेयर करके जाना है। तो मैं जो है ना इस वीडियो में, इस टॉपिक में आपको होम्योस्टेसिस पे एक एक चीज कवर अप करा दूंगा। अगर वो 5 नंबर में आता है तब भी सफिशियंट रहेगा, और 10 नंबर में आता है तब भी सफिशियंट रहेगा। और अगर मान लेते हैं 2 नंबर में आ भी जाता है, जो कि डिफिनेशन से ज़्यादा नहीं आएगा, तब भी आप यहाँ से लिख दोगे। तो फार्मा जर्नी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो हम अपने एच ए पी फर्स्ट यूनिट 1 का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसके लेक्चर 2 के साथ आज यहाँ मौजूद हैं। तो हम चलते हैं होमियोस्टैसिस की तरह। होमियोस्टैसिस की डिफिनीशन की अगर बात करते हैं, जो कि सबसे पहले समझने वाली बात है कि एक्चुअली में ये होता क्या है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या है कि जो हमारा बॉडी है, अब ये बॉडी जो यहाँ पे जो है, हम ध्यान रखेंगे कि ह्यूमन की बॉडी के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एचएपी पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो हम जो भी चीज़ें देखेंगे ह्यूमन से रिलेटेड देखेंगे, मैंने पहले ही बता रखा है आपको। तो इसने क्या कहा है कि होमियोस्टैसिस जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बॉडी को मेंटेन करता है। कैसे? स्टेबल रहने में, इंटरनल इन्वायरमेंट और डिस्पाइट एक्सटर्नल चेंज। इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। जब भी कभी भी हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो हम जहाँ रह रहे होते हैं वो कमरा भी हो सकता है, एक पूरा शहर भी हो सकता है, पूरा गांव भी हो सकता है। तो आप जानते हो कि हर समय एक जैसा नहीं होता है। तो जो भी चेंज है हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ रहा है, वो क्या करेगा कि बॉडी को प्रेशर करेगा, प्रेशराइज करेगा कि आप इसके अकॉर्डिंग रहो। तो बॉडी क्या करती है, खुद को स्टेबल रखने के लिए इंटरनल इन्वायरमेंट को जो है ना स्टेबल करती है, और इसी पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? होम्योस्टैसिस। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ये जो है ना होम्योस्टैसिस एक बहुत ही आप बोल सकते हो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ह्यूमन बींग्स के लाइफ के। अगर ये प्रोसेस ना हो तो हम सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। मैं बताऊंगा कि कैसे। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड ऑर्गेन। हमारा बॉडी मेनली किस चीज़ का बना हुआ है? सेल एंड ऑर्गेन का। तो ये किसके फंक्शन को अल्टर करेगा या स्टेबल करेगा? सेल या ऑर्गेन के। क्लियरली है। यहाँ पे टिश्यू भी आप लिख सकते हो। मैंने बताया कि बहुत सारे सेल आपस में मिल जाते हैं तो टिश्यू कहलाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये किस किस तरीके से होता है। तो ये मेनली जो है ना दो तरीके से होता है। एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम और एक होता है कंट्रोल सिस्टम। इक्विलिब्रियम आप केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़े होंगे। इक्विलिब्रियम मतलब कि आपका जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के सिमिलर हो जाना है। मैं केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अब हम बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा नैरो रेंज होता है। नैरो रेंज मतलब कि बहुत सीमित होता है। कि अगर मान लेते हैं कि हमारे हमारे बॉडी के किसी एक पार्टिकुलर रीजन में होम्योस्टैसिस की ज़रूरत है, स्टेबल करने की ज़रूरत है ना, तो सिर्फ वो वहीं पे क्या करेगा कि इक्विलिब्रियम शो करेगा, और कंडीशन को क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा हमारे बॉडी में, और फिर क्या करेगा कि स्टेट को स्टेबल करेगा। तो दैट इज योर डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब हम बात करते हैं कंट्रोल सिस्टम की। तो हमारे बॉडी में क्या होता है ना कि इक्विलिब्रियम ही सब कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नैरो रेंज है। तो अगर हम बात करें कि वास्ट रेंज पे क्या करता होगा, तो हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के जो है ना कंट्रोल सिस्टम बने हुए हैं, जिसमें से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स आपने पढ़े होंगे, लाइक न्यूरॉन्स। ठीक है। फिर होता है कंट्रोल सेंटर, दैट इज योर ब्रेन। एंड द इफेक्टर। इफेक्टर जो इफेक्ट करता हो, मतलब कि सिग्नल दिया, जैसे आपने किसी गर्म चीज को टच कर दिया अपने हाथ से, तो क्या करता है, रिसेप्टर्स होते हैं हमारे बॉडी में, दैट इज योर न्यूरॉन्स। उसको रिसेप्ट किया मतलब कि पता लगाया कि कुछ तो गर्म है यहाँ पे। ठीक है। फिर वो कहाँ जाता है इन्फॉर्मेशन? हमारे कंट्रोल सेंटर में, दैट इज योर ब्रेन, आइदर ब्रेन और आइदर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है।
फिर ब्रेन क्या कहती है कि नहीं वो चीज़ गर्म है, आपको वहां से हाथ हटाना पड़ेगा। तो वहां से क्या होता है, आपने पढ़ा होगा सेंसरी न्यूरॉन एंड द मोटर न्यूरॉन, है ना। तो फिर इफेक्टर्स, मतलब इफेक्टर्स वहां पे बोलते हैं कि नहीं जाओ वहां पे सिग्नल दो हाथ को कि वहां हाथ वहां से हटाया जाएगा, ताकि जो बॉडी बॉडी जो है वो स्टेबल रह सके। क्योंकि आप जब किसी चीज को, किसी गर्म चीज को आप टच कर रहे होते हैं तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और हम सभी जानते हैं हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है। जो हम ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो हम बात, बॉडी को तो इतना ही डिग्री टेम्परेचर चाहिए ना, अगर उससे ज़्यादा मिल रहा है तो बॉडी सिग्नल करेगी नहीं भाई अपने आप को रिटर्न करो। मैं इसको और अच्छे से समझेंगे, फीवर का केस भी एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है। आइए इसको एक फोटो के थ्रू हम समझते हैं। देखिए कंट्रोल सेंटर यहाँ पे बना हुआ है। कंट्रोल सेंटर मैंने बताया दैट इज योर ब्रेन। इफेक्टर, पहले क्या हुआ कि आपके रिसेप्टर्स ने पता लगाया, आपको इनपुट मिला, फिर वो कंट्रोल सेंटर में गया, फिर इफेक्टर्स एक्टिव हो जाते हैं, फिर रिस्पॉन्स बोलते हैं कि नहीं यार चेंज करो वहां से हाथ हटाओ। फिर होमियोस्टेसिस क्या करता है, जो भी चीजें अल्टर हुए रहती है उसे क्या करता है, स्टेबल करता है। दैट इज फिगर आउट। आप यहाँ देखो, ये टेम्परेचर वाला सी, ये टेम्परेचर भी मैंने बताया, टेम्परेचर वाली बात भी रखी हुई है यहाँ पे। फिर ब्लड क्लॉटिंग की भी बात रखी हुई है। आप जैसे जैसे वीडियो के इन तक आप पहुंचेंगे, होमियोस्टेसिस इतने अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो हम होमियोस्टेसिस को एक एग्जाम्पल से नहीं, अलग अलग एग्जाम्पल से क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि होमियोस्टेसिस के कंपोनेंट क्या होता है, मतलब सिस्टम। अब कोई भी काम अगर हो रहा है, होमियोस्टेसिस क्या है, एक प्रोसेस ही तो है। तो प्रोसेस को करने के लिए एक सिस्टम तो होंगे, सिस्टम का तो होना जरूरी है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो सिस्टम हमारी बॉडी में है, पहला है स्टिमुलस। स्टिमुलस आपको पता होगा, स्टिमुलस का मतलब होता है किसी चीज को फील करना। आप किसी चीज को टच कर रहे हो या आपको कोई मार मार रहा है तो आपके अंदर एक स्टिमुलाई जनरेट होता है, दैट इज योर रिस्पॉन्स। ठीक है, जैसे चेंज इन इन्वायरमेंट लाइक टेम्परेचर, जैसे ठंडी आती है तो आपको जैकेट की जरूरत पड़ती है, क्यों, क्योंकि आपको फील होता है कि ठंड है ना। टेम्परेचर यहाँ राइज लिखा हुआ है, मैंने टेम्परेचर डिग्रीज की बात की। फिर आता है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स को हम सेंसर्स भी बोलते हैं। रिसेप्टर को सेंसर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो जो है ना, वो सेंस कर रहा है, मतलब पता लगा रहा है कि नहीं यार ये तो ठंडा है या तो ये गर्म है, मतलब कि चेंजेस को डिटेक्ट कर रहा है ना। लाइक योर स्किन थर्मोरिसेप्टर, आपके जो भी स्किन होता है दैट इज योर इंटरनल कवरिंग ऑफ योर बॉडी, उसमें बहुत सारे थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं। थर्मो का मतलब हो गया टेम्परेचर रिसेप्टर, मतलब जो भी चेंजेज है, टेम्परेचर में चेंजेज आ रहे हैं ना, उसको पता लगाना, दैट इज योर थर्मो रिसेप्टर। अब बात करते हैं कंट्रोल सेंटर। मैंने बताया कि जब भी सिग्नल मिलेगा तो सिग्नल कहीं ना कहीं तो आपको पहुंचाना पड़ेगा, दैट इज यूजुअली ब्रेन। मैंने पहले ही बताया था, या तो ब्रेन हो सकता है या आइदर योर स्पाइनल कॉर्ड। वो उस चीज को प्रोसेस करता है। आपको पता ही है कि ब्रेन एक्ट लाइक अ कंप्यूटर, ठीक है, और इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। मेनली ब्रेन में हाइपोथैलेमस दैट इज योर ग्लैंड, ठीक है। ये एक बहुत ही ज्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है जो कि मेजर पार्ट प्ले करता है होमियोस्टेसिस को प्ले करने में, ठीक है। फिर आता है इफेक्टर्स। मैंने ये सारे टर्म्स आपको एक एक करके समझा दिया है। रिस्पॉन्ड टू रिस्टोर बैलेंस, मतलब कि स्टिमुलाई के अगेंस्ट एक इफेक्टर्स जनरेट होता है। वो इफेक्टर्स आपको जाता है आपके मेजर साइट्स पे और फिर बताता है बॉडी को कि नहीं ये नहीं करना है या ये करना है, और फिर बॉडी को जो है या इंटरनल इन्वायरमेंट को जो है वो नॉर्मल स्टेबल स्टेट में वापस ला देता है। दैट होल प्रोसेस इज नोन एज होम्योस्टैसिस। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस स्वेट, है ना। स्वेट प्रोड्यूस कर, आपने देखा होगा कि गर्मियों में स्वेट ज्यादा होता है, क्यों होता है, ताकि वो बॉडी को कूल रख सके। पसीना जो है बॉडी को कूल रखने का भी काम करता है। तो इसलिए स्वेट ग्लैंड आल्सो वर्क एज अ होम्योस्टैटिक सिस्टम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कंपोनेंट के देख लिया। जब भी आपको ये क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर में आएगा ना, तो आपको ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है। आपको एक एक चीज लिखना है, जैसे पहले होम्योस्टैसिस को डिफाइन करना है। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ दिस पिक्चर। आप इस पिक्चर को एक रफ डायग्राम में भी आप बता सकते हो, फिर एग्जाम्पल बता सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद इसके कंपोनेंट के बताना है कि क्या क्या चीजें होता है, फिर आपको एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ना है। तो हम आते हैं मेन टॉपिक पे कि होमियोस्टेसिस एक्चुअली में काम कैसे करता है। हमने तो कंपोनेंट देख लिए कि चलो ये तो वर्कर्स हैं, वर्कर्स। अब वर्कर है तो वर्कर एक्चुअली कर क्या रहा है, काम कैसे हो रहा है। तो काम होता है फीडबैक। फीडबैक आपने बहुत बार फीडबैक दिया होगा, जब भी कोई ग्रोसरी वगैरह या कोई भी ऑनलाइन सामान मंगाते हो तो आपको उससे फीडबैक सिस्टम होता है ना, कि फीडबैक दीजिए, रिव्यू दीजिए। ये हमारे बॉडी में भी होता है, फीडबैक मैकेनिज्म। अब यहाँ फीडबैक मैकेनिज्म है, अब ये क्या है अच्छे से समझते हैं। तो इसमें मेनली जो है ना, दो फीडबैक होता है। वन ऑफ इज पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। आप देखो यहाँ पॉजिटिव फीडबैक लिखा हुआ है, और दूसरा जो है दैट इज योर निगेटिव फीडबैक, जो कि हम फर्दर जब
स्टडी करेंगे तो देखेंगे। अब देखते हैं पॉजिटिव फीडबैक होता क्या है। देखिए यहाँ पे मेनली क्या लिखा हुआ, मेनली यूज टू, आप देखो एक टर्म से आप पूरे टॉपिक को समझ जाओ। मेनली यूज टू इंक्रीज, इंक्रीज का क्या मतलब होता है, बढ़ाना। वेन एनीथिंग डिक्रीज, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेन एनीथिंग डिक्रीज, मतलब क्या बोल रहा है कि जब हमारे बॉडी में कोई चीज की कमी हो जाती है या कोई चीज का लेवल अचानक से घट जाता है, तो पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है, उसको बढ़ाने का काम करता है, ठीक है ना। अब क्या है कि कोई चीज ज्यादा घट जाएगा, लाइक ब्लड प्रेशर, तो आपको तो दिक्कत होगी, फिर हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। तो उसमें क्या होगा कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो कोई ना कोई सिस्टम ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए ब्लड प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। दैट इज योर पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है, ताकि हमारे इंटरनल बॉडी सिस्टम को स्टेबल रख सके। देखो होम्योस्टैसिस का मेनली काम क्या है, स्टेबल रखना। ये मेनली क्या काम करता है, स्टेबल रखना। आपको एक टर्म याद रखना है, स्टेबल। होम्योस्टैसिस का मेन काम यही है कि स्टेबल करना। अब यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल टर्म में लिखा है कि जब कोई चीज घटता है तो पॉजिटिव फीडबैक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और वो क्या करता है, उस चीज को घटाने लगता है ताकि सिचुएशन जो है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नॉर्मल स्टेट में आ जाए, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। जब आपका कोई भी, तो हम बात कर रहे थे ब्लड क्लॉटिंग की। ब्लड क्लॉटिंग मेनली क्या होता है कि एक एग्जांपल है पॉजिटिव फीडबैक का। तो ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है कि जब भी आपका कोई भी कटवट लगता है आपके बॉडी में, तो क्या होता है, आपके शरीर से, आपके बॉडी से ब्लड विथड्रॉ होना शुरू हो जाता है, दैट इज अ ब्लड लॉस। तो ब्लड लॉस को कम करने के लिए, अगर एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा तो कॉमन चीज है कि आपकी डेड हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इस केस में क्या करता है कि पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है कि क्लॉटिंग को बढ़ाना शुरू कर देता है, लेकिन क्लॉटिंग फैक्टर वहाँ पे ज़्यादा हाईली इफेक्टिव हो जाते हैं और फिर ब्लड हमारा क्लॉट होता था। दैट दैट केस इज ऑल्सो अप्लीकेबल इन चाइल्ड बर्थ, ठीक है। मैंने कौन सी केस की बात कर रहे हैं हम लोग, होम्योस्टैसिस के पॉजिटिव फीडबैक की। अब देख एक चार्ट के थ्रू मैं अच्छे से समझाना चाहूंगा। ऑनसेट ऑफ लेबर, जब लेबर ऑनसेट होता है, लेबर मीन्स व्हेन चाइल्ड इज टेंड टू गेट आउटसाइड फ्रॉम द ह्यूमन वुमेन वomb। तो उसमें क्या होता है कि यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो फीटस जो है, फीटस जो न्यूबॉर्न बेबी दैट इज डेवलपिंग इन यूटेरस, वो उसका मूवमेंट अच्छे से हो सके, इसलिए यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से चाहिए, ठीक है। तो यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से हो, इसलिए पॉजिटिव फीडबैक वहां पे एक्टिव होता है, दैट इज योर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज व्हाट, ये एक हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस सिक्रेट करता है, दैट इज लोकेटेड इन ब्रेन, सीनस रीजन। तो वो क्या करता है कि रिलीज होता है, और वो क्या करता है कि यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन में यू हेल्प करता है। तो ये क्या कर रहा है कि ऑक्सीटोसिन के रिलीज को बढ़ाता है एक्चुअली में, ठीक। अब जब बॉडी से जब प्रेग्नेंट डिलीवरी हो जाती है, तो फिर यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो फिर क्या होता है कि जो ये ऑक्सीटोसिन है ना, उसका लेवल डिक्रीज होता है विद द हेल्प ऑफ निगेटिव फीडबैक। मतलब यहाँ दोनों फीडबैक काम करते हैं, ठीक है। तो आपने पॉजिटिव फीडबैक देख लिया, अब हम बात करते हैं निगेटिव फीडबैक की। तो पॉजिटिव फीडबैक के क्या था, इंक्रीज। यहाँ पे क्या, इट इज मेनली यूज टू व्हाट, डिक्रीज। यहाँ पे क्या कर रहा है कि उस चीज को कम करना। कोई चीज अगर ज्यादा हो गया, लाइक मैंने ब्लड प्रेशर की बात की, अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा भी हो जाता है तब भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस केस में ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए क्या होता है कि हमारे बॉडी में निगेटिव फीडबैक एक्टिव होता है, दैट हेल्प टू डिक्रीज एंड मेंटेन द बॉडी इंटरनल बॉडी सिस्टम, दैट इज योर टू उसको स्टेबल करना, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है, रिवर्स द ओरिजिनल स्टिमुलस, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल की बात करें तो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशंस, है ना। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन से क्या होता है कि जब फीवर के केस में आप देख सकते हो कि बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप देखते हो कि 99 फ़ारेनहाइट, 100 फ़ारेनहाइट, है ना। तो इट मीन्स कि वो 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो रहा है, तो उसको कम करना पड़ेगा, है ना। तो मेनली यूज टू डिक्रीज, ताकि बॉडी जो है 37 जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है बॉडी को, उस फेज में आ सके। तो इस केस में क्या होता है कि होम्योस्टैसिस एक्टिव होता है, और होम्योस्टैसिस का कौन सा पार्ट एक्टिव होता है, दैट इज योर निगेटिव फीडबैक। यहाँ पे एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, TSH, दैट इज योर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज रिलीज बाय द थायराइड, थायरोक्सिन, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे देखिए इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन, ठीक है। तो अगर थायरोक्सिन जो है अपने नॉर्मल लेवल से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो क्या करता है, TSH के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। तो उस केस में क्या होता है कि हमको जो है थायरोक्सिन के सिक्रीशन को घटाना पड़ता है। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, निगेटिव फीडबैक को यहाँ पे
काम करना पड़ेगा। तो आप ये भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो आप होम्योस्टेसिस में आपने क्या क्या देखा, पहले तो आपने डिफिनीशन बताना है, ठीक, कि होम्योस्टेसिस होता क्या है, डेट इज मेनली स्टेबल कंडीशंस। और फिर इसमें आप स्टिमुलाई रिसेप्टर्स ये सब चीज़ों को आप देख सकते हैं, और कंपोनेंट आपको बताने हैं, फिर उसके डिफाइन करने हैं विद द एग्जांपल्स, एंड फिर उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज योर मैकेनिज्म, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव मैकेनिज्म। आप ध्यान रखेंगे जब भी होम्योस्टेसिस को आप डिफाइन कर रहे हो तो उसको ना एक सुटेबल डायग्राम और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एक्सप्लेन करो, है ना, ताकि एग्जामिनर जो है वो आपको अच्छे मार्क्स दे। अब हम कुछ आखिरी टॉपिक में बात करते हैं जो कि इंट्रोडक्शन का पार्ट है, फिर हम यूनिट 1 के सेल डिवीजन वाले पार्ट में मूव ऑन करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है। तो इसमें जो है कुछ टर्म्स होते हैं, दैट इज डायरेक्शनल, सेक्शनल, इसको एनाटॉमिकल भी बोलते हैं, फिर बॉडी कैविटी। आपको बस टर्म पता लगाने की एक्चुअल में होते क्या है। तो पहला टर्म है आपका सुपीरियर। हम क्या किसकी बात करें, डायरेक्शनल की बात करें तो सुपीरियर का मतलब होता है एबव। एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, ये मेनली 2 नंबर में डायरेक्टली पूछ देते हैं कि आप सुपीरियर सुपीरियर पार्ट्स का एग्जांपल्स बताओ, तो हेड इज योर सुपीरियर टू द चेस्ट, है ना। ऐसे ही पूछा जाता है कि चेस्ट जो है सुपीरियर है हेड के या इंफीरियर है, तो आप इस चीज़ का काफ़ी ख्याल रखेंगे। इंफीरियर का मतलब हो गया बिलो, है ना। फिर एंटीरियर मतलब वेंट्रल, मतलब दैट इज अ फ्रंटल साइड, है ना। आप डॉर्सल एंड वेंट्रल आपने पढ़ा होगा हार्ट के केस में, ठीक है। यहाँ पे आप देखो एक एक चीज़ का एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, तो आप एग्जाम्पल को ज़्यादा फोकस करेंगे। पोस्टीरियर का क्या मतलब होता है, बैक साइड, दैट वेयर योर spinal is located. फिर medial toward the midline, that is your nose is the medial to the eye, है ना। फिर lateral away from the midline, proximal nearer to the trunks, distal further from the trunk। आप जो है ना, अगर आपको इसमें कुछ भी अगर ना समझ में आता है, लाइक डिस्टल, प्रॉक्सिमल या सुपरफिशियल डिप, कुछ भी समझ में नहीं आता, बस आप इस एग्जाम्पल्स को याद कर लो। ये जो एग्जाम्पल्स है ना, इसको याद कर लो, आपका सारा काम डन हो जाएगा कि कौन से पार्ट में जो है ना कौन सा एग्जाम्पल सुटेबल हो रहा है। क्योंकि क्या है ना, एग्जामिनर जो है मेनली एग्जाम्पल्स दे देता है और फिर पूछता है कि बताइए इस टर्म ये कौन से टर्म में फिट हो रहा है। अब दूसरा पार्ट बात करते हैं सेक्शनल प्लेन, जिसको हम एनाटॉमिकल प्लेन भी बात करते हैं। इसमें आता है पहला टर्म से जो आता है उसको बोलते हैं सैजिटल, जैसे डिवाइड बॉडी को ना लेफ्ट एंड राइट पार्ट में डिवाइड करना। फिर आता है मिड सैजिटल, ये क्या करता है, इक्वली डिवाइड करता है लेफ्ट एंड राइट में। फिर आता है फ्रंटल, फ्रंटल मतलब बॉडी को डिवाइड करेगा फ्रंट और बैक पार्ट में, ठीक है। फिर ट्रांसवर्स, फिर वो अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड करेगा। तो आप एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। बॉडी कैविटी, आपने कैविटी पढ़ा होगा, माउथ, माउथ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कैविटी। इसमें जो सबसे पहला है क्रैनियल, क्रैनियल मतलब ब्रेन, क्रैनियल ब्रेन आउटर कवरिंग, क्रैनियम, यू ऑल्सो स्टडीड। स्पाइनल, स्पाइनल कॉर्ड, थोरैकिक, हार्ट, लंग, ये सब क्या है, थोरैकिक केज में ही तो स्टोर है। आपने रिब केज भी तो देखा है, दैट इज ऑल्सो थोरैकिक, थोरैकिक पार्ट। एब्डोमिनल, वेयर योर स्टमक इज लोकेटेड, लीवर इज लोकेटेड, ये सारे किस चीज में, कैविटी में ही तो स्टोर है। फिर पेल्विक रीजन, दैट इज अ ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, डाउन डाउन पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो हमने क्या क्या देखा, होम्योस्टेसिस देखा और कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स देखा इस लेक्चर में। तो हम अपने इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें समझाया है वो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कुछ भी हमसे छूट जा रहा हो तो आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और मुझे उम्मीद है कि आप हमें सपोर्ट करोगे और इस चैनल को जहाँ जहाँ तक ले जाना चाहिए, जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा आप आगे बढ़ाओगे। थैंक यू, धन्यवाद, सब बात है।